अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ महविश हकीम शहज़ाद। लास्ट लेक्चर में हमने 1857 के रिवॉल्ट को कवर किया, उसके रीजंस, इम्पैक्ट्स और रिज़ल्ट, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन दैट लेक्चर। और मुसलमानों के साथ जो इम्तियाज़ी सलूक था ब्रिटिश का, वो हमने देखा। हमने ये भी पढ़ा कि हाउ दे हैव oppressed the Muslim community and the other communities were flourishing, taking all the benefits of British patronage। अब हम 1858 के बाद के एरिया को कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 1858 के एक्ट को भी कवर किया, जिसमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ये क्लियर करती है कि अब उन्होंने इस टेरिटरी को कैसे रूल करना है। 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन इज़ डायरेक्टली रूलिंग द इंडियन टेरिटरी एंड द टेरिटरी इज़ बीइंग कॉल्ड एज ब्रिटिश इंडिया। Now the India is under the control of British and Hindus are flourishing in every sphere of life, and Muslims are degrading and depressed community in India, which is lagging in almost everything, either jobs or education or social status. So this is the whole situation or whole scenario till 1858। अब हम 1858 के बाद देखेंगे कि क्या इवेंट्स हुए और किस तरह मुस्लिम नेशनलिज्म जो है वो राइज होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हम लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको जो है एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ, सिंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बार बार चीज़ों को रिवाइज करें। ठीक है, तो हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1612 से लेके 1757 तक यहाँ आहिस्ता आहिस्ता अपने डिफरेंट ट्रेडिंग पोस्ट बनाती है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती है। और हमने देखा इस पीरियड में जो इंडिजिनस किंगडम्स थे यहाँ पर, उनका जो है वो ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ पर इमर्ज होने लगती है। ठीक है, फिर उसके बाद 1757 से 1858 तक हमने देखा कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है और यहाँ से अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो डोमिनेट करना शुरू कर देती है। और 1857 तक हमने देखा कि यहाँ पर कंपनी का कम्प्लीटली रूल आ जाता है। और फिर 1858 का एक्ट पास होता है जिसमें कंपनी का रूल जो है वो ख़त्म हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन जो है वो डायरेक्टली अब इस टेरिटरी को रूल करना शुरू कर देती है। तो 1858 से लेकर 1947 तक का जो पीरियड होगा वो एक्चुअल ब्रिटिश राज होगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो इस टेरिटरी को अब रूल करेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से अपनी जो है वो सीरीज़ को कवर करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें, मैंने जो हेडिंग डाली है दैट इज़ नीड फॉर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्योंकि आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे पार्लियामेंट के अंदर, उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि इंडिया के अंदर अगर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करनी है तो वो इंडियन पीपल इनकी पार्टिसिपेशन के बगैर जो है वो नहीं हो सकती। मतलब ये कि अगर इंडिया को सही ढंग से रूल करना है या यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन करनी है तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि इंडियंस को भी हम शामिल करें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करती है कि डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर्स लेकर आती है थ्रू डिफरेंट एक्ट्स। और 1861 का जो एक्ट है ये पहला एक्ट है जिसके अंदर इंडिया का लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर जो है वो डिसाइड होगा। तो इसीलिए इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो 1861 में पास होता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड बिहाइंड दिस एक्ट। Now let's have a look at the provisions of the Indian Council Act 1861. We will only discuss the important provisions of the act. क्योंकि अगर हम बहुत डिटेल में जाएंगे, एक एक प्रोविज़न को हम करेंगे या एक एक इवेंट को हम इस इंडो पाक सीरीज़ के अंदर कवर करेंगे इन डिटेल, देन दिस इज़ गोइंग टू बी अ नेवर एंडिंग इंडो पाक सीरीज़। ठीक है, तो सबसे पहला हम प्रोविज़न देखते हैं दैट इज़ एग्जीक्यूटिव काउंसिल रीऑर्गेनाइजेशन। इस एक्ट में क्या किया गया था कि जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको एक्सपेंड किया गया था। ठीक है, मतलब उसके अंदर एक और मेंबर ऐड कर दिया गया था और फिर इसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर टोटल 5 मेंबर्स जो है वो हो गए थे। ठीक है, सबसे पहले ना मैं आपको इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। ये जो गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली आया था
इन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी कवर किया हुआ है, आप इसको वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं ब्रीफली आपको बता देती हूँ। इस एक्ट के थ्रू बेसिकली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट क्रिएट की गई थी और साथ ही में उसको जो है वो 4 के करीब जो है वो मेंबर्स दिए गए थे जो उसको असिस्ट करते थे। ठीक है, और वो जो 4 मेंबर्स थे बेसिकली दे वर कलेक्टिवली नोन एज दी गवर्नर जनरल एग्जेक्टिव काउंसिल। यहाँ पे आप इस फ्लो चार्ट में भी देख सकते हैं बिफोर 1861 क्या होता था कि एक एग्जेक्टिव काउंसिल होती थी गवर्नर जनरल की और उसके अंदर कितने मेंबर्स हुआ करते थे, 4 मेंबर्स हुआ करते थे। 1861 के एक्ट में क्या किया, इस गवर्नर जनरल की एग्जेक्टिव काउंसिल के अंदर एक और मेंबर जो है वो बेसिकली ऐड कर दिया गया था। ठीक है, अच्छा 1773 के बाद एक और एक्ट आता है, एक्ट ऑफ 1853। इसके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसलर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। मतलब कि यहाँ पर आप इस फ्लो चार्ट में देखें कि ये एग्जेक्टिव काउंसिल है जो कि 1773 के एक्ट में आती है। फिर उसके बाद 1853 के एक्ट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसलर्स का कॉन्सेप्ट आता है। इसके अंदर कोई तकरीबन 6 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और ये दोनों मिलकर बेसिकली लेजिस्लेटिव जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते थे। ठीक है, तो ये 1861 से पहले इस तरह से लेजिस्लेशन की जाती थी एंड इट वाज अ काइंड ऑफ अ मिनी पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, और ये जो 1853 का एक्ट था ये क्यों आया था, बिकॉज द ब्रिटिश रूल वाज एक्सपेंडिंग, तो इसीलिए यहाँ पर ये 6 मज़ीद मेंबर्स जो है वो लाए गए थे। ठीक है, तो अब ये मेंबर्स कितने हो गए हैं, ये 5 हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इस फ्लो चार्ट के अंदर देख सकते हैं, ये फ्लो चार्ट आफ्टर 1861 का है। ठीक है, एग्जेक्टिव काउंसिल्स के मेंबर्स अब कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, इसके अलावा 1861 के अंदर जो है वो पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो लेकर आते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हर मेंबर, जो एग्जेक्टिव काउंसिल के 5 मेंबर्स हैं, हर मेंबर को एक स्पेसिफिक पोर्टफोलियो असाइन कर दिया जाता है। मतलब हर मेंबर के अंडर एक पूरा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है या एक पूरी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है, जैसे होम अफेयर्स है, मिलिट्री है, लॉ है, रेवेन्यू मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है। ठीक है, तो इस तरह से हर मेंबर को एक पूरा बाकायदा पोर्टफोलियो जो है वो असाइन कर दिया गया। और इससे पहले क्या होता था, 1861 से पहले जो एग्जेक्टिव काउंसिल होती थी ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी हुआ करती थी, लेकिन अब इंडियन काउंसिल एक्ट ने इन सब मेंबर्स को अलग अलग पोर्टफोलियो असाइन कर दिया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज की डेट में कैबिनेट मिनिस्टर्स हुआ करते हैं, लाइक हेल्थ मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा 1861 के एक्ट के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको क्या करते हैं, उसको भी एक्सपेंड करते हैं फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। 1861 के एक्ट से पहले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ब्रिटिश इंडिया के अंदर लेजिस्लेशन किस तरह होती थी, ये एक एग्जेक्टिव काउंसिल के मेंबर्स होते थे प्लस ये 6 लेजिस्लेटिव काउंसलर्स होते थे। ठीक है, ये मिलकर जो है वो लेजिस्लेशन करते थे और ये एक तरह की मिनी पार्लियामेंट के तौर पर काम करती थी। ठीक है, लेकिन 1861 में क्या हुआ कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसलर्स हैं इनका कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया और इसकी जगह क्या लेकर आ गए, वो एडिशनल मेंबर्स का कॉन्सेप्ट। और ये जो एडिशनल मेंबर्स होंगे ये मिनिमम 6 होंगे और मैक्सिमम ये 12 हुआ करेंगे। और ये जो एडिशनल मेंबर्स होंगे बेसिकली यहाँ पर इस वाले फ्लो चार्ट में आप ये देख सकते हैं, ये आफ्टर 1861 का है। अब यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसलर्स है और यहाँ अब क्या आ गए एडिशनल मेंबर्स। ठीक है, और ये जो एडिशनल मेंबर्स होंगे इनमें कुछ ऑफिशियल मेंबर्स होंगे और कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हुआ करेंगे। मेजॉरिटी जो है वो ऑफिशियल मेंबर्स की होती है और ये 2 साल के लिए आते हैं और ये वाइसराय जो है वो इनको नॉमिनेट करता है बेसिकली। यहाँ पर एक और चीज़ कि इंडियंस जो है वो एग्जेक्टिव काउंसिल के मेंबर नहीं बन सकते, ये सिर्फ ब्रिटिशर्स हुआ करेंगे। ठीक है, लेकिन एडिशनल मेंबर्स का पार्ट वो बन सकते हैं और वो भी नॉन ऑफिशियल ही, ज़्यादातर इंडियंस जो है वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है वो बने हैं। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग ने इस एक्ट के बाद जो है वो 3 जो है वो इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी नॉमिनेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेड
लेजिस्लेटिव फंक्शंस। अब ये जो एडिशनल मेंबर्स थे इनके पास जो है ना बहुत ही लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर्स थी। मतलब ये कि ये सेंट्रल लेजिस्लेचर का पार्ट तो है लेकिन फाइनेंशियल डिस्कशंस जो हैं वो इनको अलाउड नहीं थी, और ना ही एडिशनल मेंबर्स हैव राइट टू आस्क एनी क्वेश्चन टू एनी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। ठीक है, और ये मिलकर जो है ये पूरी इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको कहते थे, और फिर ये मिलकर इंडिया के लिए जो है वो अब लॉ मेकिंग करते हैं आफ्टर 1861। ये मैंने जो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं सिर्फ उन्हीं को इस लेक्चर में कवर किया है। ठीक है, जो आगे जाकर इन्हीं इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस के अंदर आगे जाकर चेंजेस आती हैं। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें 1861 के एक्ट की, तो इट मेड a beginning of a representative institution by associating Indians with लॉ मेकिंग। हमने देखा प्रीवियसली कि इंडियंस जो थे वो लॉ मेकिंग में कहीं भी नहीं थे, दे हैव नो लेजिस्लेटिव रोल इन द ब्रिटिश इंडिया। बट 1861 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी प्रोमिनेंट ड्यू टू द फैक्ट कि इस एक्ट के थ्रू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडियंस वर इंट्रोड्यूस इनटू द लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। तो इसीलिए 1861 का जो एक्ट है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट जो इवेंट होता है इस पीरियड के दौरान वो ये होता है कि 1885 में कांग्रेस बनती है। देखिए आफ्टर 1857 हमने देखा कि ब्रिटिश वर ट्राइंग टू डू एनीथिंग टू इम्प्रेस इंडियंस इनटू एक्सेप्टिंग मॉडर्न कॉलोनियलिज्म। तो ब्रिटिश ने क्या किया कि उन्होंने सोशल ग्रुप्स जो है वो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किए एज अ वे टू गेन सपोर्ट फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज़ इन इंडिया। एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे एलन ऑक्टेवियन, ये क्या करते हैं कि ये एक इंडियन पॉलिटिकल पार्टी बनाती है। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इस पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ करती है बिकॉज दे वांटेड टू गेन सब्सटेंशियल सपोर्ट फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज़ इन इंडिया। तो 1885 के अंदर कांग्रेस बनती है, द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है दैट इज़ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वाई 1892 एक्ट केम, जबकि ऑलरेडी 1861 का एक्ट तो था। तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं पहले कि क्या रीजंस थे कि 1892 के एक्ट को आना पड़ा। ठीक है, हमने पीछे जो 1861 का एक्ट पढ़ा उसमें हमने देखा कि जो इंडियन मेंबर्स हैं इनटू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दे हैव वेरी लिमिटेड फंक्शंस, लाइक जैसे बजट के ऊपर वो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसके अलावा हमने देखा कि वो जो इंडियंस थे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट बनते थे वो नॉमिनेशन बेस था, लाइक उनको गवर्नर जनरल जो है वो नॉमिनेट करता था, और मोस्टली ये होता था कि गवर्नर जनरल की जो फेवरेट होते थे या जो उनके अंडर होते थे, उनके कंट्रोल में होते थे, वो उन्हीं को नॉमिनेट करते थे। तो ब्रिटिश सिर्फ उनको जो है वो नॉमिनेट करते थे जो उनके ख़िलाफ़ नहीं खड़े हो सकते या उनको सवाल नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी उनके अंडर हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न था कि इन सब चीज़ों की वजह से 1892 का एक्ट आया। और एक और रीज़न ये भी था कि उस वक्त हमने देखा कि अब कांग्रेस बन चुकी है, अब कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व है इस वक्त ब्रिटिश इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, तो एक जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है वो भी अब इंडियंस के अंदर आने लगी है, एंड नाउ द कांग्रेस इज़ पुटिंग देयर डिमांड्स ऑन टू द टेबल ऑफ द ब्रिटिश। तो ये भी एक रीज़न था कि ब्रिटिशर्स को जो है वो 1892 का एक्ट पास करना पड़ा। अब 1892 के एक्ट में क्या होता है, ये इसके प्रोविजंस यहाँ पर है कि सबसे पहले तो वो ये करते हैं कि जो एडिशनल मेंबर्स हैं या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो इंक्रीज़ कर देते हैं। पहले हमने देखा 6 से 12 थे, अब जो है वो 10 to 16 मेंबर्स जो है वो इंडियंस होंगे। ठीक है, इसके अलावा द मेंबर्स वर गिवन द राइट टू आस्क क्वेश्चंस ऑन द बजट, और जो मेंबर्स हैं उनको अब ये भी राइट है कि वो सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं बजट के ऊपर। ठीक है, और इसमें जो है वो इलेक्शन का भी प्रोविज़न जो है वो डाल दिए। पहले नॉमिनेशन थी, अब इलेक्शन हुआ करेंगे, लेकिन ये जो इलेक्शन था ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये था कि कुछ सर्टेन जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स या बार काउंसिल्स या जो सिंडिकेट्स हैं, यूनिवर्सिटी सिंडिकेट्स हैं, ट्रेड एसोसिएशंस हैं, तो इन जो है वो बेसिकली इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है
इलेक्शंस होते हैं और वहाँ से जो है वो लोग जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर का पार्ट बनते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन का तो प्रोविजन इसमें डाला गया, लेकिन इट वाज अ काइंड ऑफ एन इनडायरेक्ट इलेक्शन, लाइक वी जर्नल पीपल आर नॉट अलाउड टू वोट। तो इस तरह वाला इलेक्शन था, ठीक है। अगर हम इस एक्ट की सिग्निफिकेंस की बात करें तो यस, इस एक्ट की वजह से बहुत बड़ा चेंज आया है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इट वाज अ स्टेप टूवर्ड्स द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया, कि अब जो है वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आ रही है। इस एक्ट के थ्रू काइंड ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है इंडिया के अंदर, तो इसलिए ये एक्ट भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक है। दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर 1857 हम देख रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी इज़ नो वेयर। हमने इतनी सारी डेवलपमेंट्स देख ली। 1861 का एक्ट आता है, फिर इंडियंस जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो देवर एसोसिएटेड इनटू द लॉ मेकिंग ऑफ ब्रिटिश इंडिया, दो इट वाज लिमिटेड, लेकिन वो लॉ मेकिंग का पार्ट बनते हैं। और हमने ये देखा कि 3 इंडियंस वर नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल आफ्टर 1861 एक्ट। फिर 1885 में इंडियंस की अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी बन जाती है, और अब हिंदू जो है वो पॉलिटिकली अवेयर हो गए हैं। दे आर इनटू द लॉ मेकिंग प्रोसेस, दे आर पुटिंग देयर डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिशर्स। हमने देखा कि 1891 का एक्ट आता है जिसमें हिंदू अपने बहुत से डिमांड्स भी ब्रिटिशर्स से मनवा लेते हैं, ठीक है। तो अब कांग्रेस में हम देख रहे हैं एक तरह की ऑपोजिशन स्टार्ट हो जाती है ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, और हम कांग्रेस को देखते हैं कि कांग्रेस इज़ डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। एक जो है वो मॉडरेट पॉलिटिकल व्यू का विंग है और एक थोड़ा सा एक्सट्रीम विंग है, ठीक है। और कांग्रेस के अंदर अब नेशनलिस्ट मूवमेंट्स भी स्टार्ट हो गई हैं, रेडिकल व्यूज़ आने लगे हैं कांग्रेस मेंबर्स की तरफ से, जो इंडिपेंडेंस डिमांड कर रहे हैं या सेल्फ रूल जो है वो डिमांड कर रहे हैं। तो 1900 तक हम देखते हैं कि जो कांग्रेस की जो पार्टी है इट बिकम्स वेरी रेडिकल। तो फॉर अस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वेयर द मुस्लिम कम्युनिटी इज स्टैंडिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड। 1900 तक जो है वो 3 से 4 जनरेशन जो है वो हिंदुओं की मॉडर्न एजुकेशन जो है वो हासिल कर लेती है, ठीक है। दैट्स वाई दे डोमिनेटेड द कॉलोनियल सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट टिल 1900। हमने देखा आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 Muslim community were being oppressed by the Britishers till 1870. The modern education culture did not spread in the Muslim community. It was only in 1875 when Mohammedan Anglo-Oriental College was founded, which was the first modern institution for Muslim. और हमने देखा जो English education है वो start हुई 1835 में, and Muslim got a chance to get modern education in 1875. और इस वक्त तक हम देखते हैं कि 3 से 4 जनरेशन हिंदुओं की दे आर हाईली एजुकेटेड टिल दैट, ठीक है। क्योंकि 1857 के बाद मुसलमानों को बहुत ही सिवियरली पनिश किया गया था। बहादुर शाह जफ़र के जो बेटे थे उनको भी जो है वो उनका भी कत्ल कर दिया गया था और उनको जो है वो एग्ज़ाइल कर दिया गया था। फिर जो उलमा वगैरह जो फतवा वगैरह देते थे जिहाद के अगेंस्ट दी ब्रिटिश, उनको भी मार दिया जाता था, ठीक है। और जो मुसलमान थे दिल्ली के अंदर उनको जो है वो सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज़ किया गया था। और फिर हमने देखा कि जो मुसलमान थे वो इलिटरेसी और बैकवर्डनेस की तरफ जाते गए, ठीक है। एंड मुस्लिम्स वर नॉट इवन अलाउड टू एंटर दिल्ली एट दैट टाइम, ठीक है। और हिंदूज जो थे ऑन द अदर हैंड वो फोर्जिंग अहेड इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। लाइक आप देख सकते हैं कि 240 इंडियन प्लीडर्स एडमिटेड टू द कलकत्ता बार बिटवीन 1852 एंड 1868, और उनमें सिर्फ एक ही मुसलमान था। इन ऑल ऑफ द गवर्नमेंट गैजेटेड अपॉइंटमेंट्स इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल सिर्फ 92 जो है वो पोस्ट जो थी मुसलमानों के पास थी। फिर 1878 में there were 3155 Hindus as opposed to 57 Muslims holding graduates and postgraduates degrees। तो हम एक इतना बड़ा गैप देखते हैं दो कम्युनिटीज़ के दरमियान। इस फ्लो चार्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर दो कम्युनिटीज़ हैं और उनके दरमियान कितना बड़ा गैप जो है वो क्रिएट हो जाता है 1857 की बाद से, ठीक है। अब इस मुश्किल टाइम में हम देखते हैं बहुत से रिफॉर्मर्स आते हैं जो एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दी अवेकनिंग ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन दी सब कॉन्टिनेंट। इसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान का है, ठीक है। और सर सैयद अहमद ख़ान ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है मुसलमानों की पॉलिटिकल अवेकनिंग के लिए, और मुसलमानों को एजुकेशन की तरफ उन्होंने जो है वो मुसलमानों को फोर्स किया। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट
रोल प्ले किया है इन दी अवेकनिंग ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं मुसलमान पॉलिटिकली अवेयर होते हैं, वो एजुकेटेड भी होते हैं, और अब उनके अंदर नेशनलिज्म जो है वो जागने लगता है, सेपरेटिज्म जागने लगता है, ठीक है। और वो अपने आप को जो है वो उन जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस जो मुसलमानों का चल रहा था, वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो अब पहचानने लगते हैं, और अब वो अपने लिए फ़ाइट करते हैं इस ग्रेट इंडिया के अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में पढ़ेंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या क्या एफ़र्ट्स की थी कि जिसकी वजह से 1947 में जाकर हम देखते हैं कि पाकिस्तान बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।